दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर दिन कानून की बातें करते हैं लेकिन न्याय की बातें बहुत कम। कोर्ट में वकील बहस करते हैं, जज आदेश देते हैं, संसद कानून बनाती है, लेकिन फिर भी जनता के मन में यही सवाल रहता है, क्या इंसाफ हुआ? असल में कानून और न्याय दो अलग अलग रास्ते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रख सकता है, लेकिन क्या वह न्याय भी देता है? यही इस बातचीत का मूल प्रश्न है। आज मैं आपको एक गहरी यात्रा पर ले जाऊंगा, जहां हम देखेंगे कि क्यों कानून न्याय नहीं पैदा करता, क्यों हमारी व्यवस्था केवल जीत हार तक सीमित है और न्याय का असली अर्थ क्या है। आइए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में लाखों कानून होने के बावजूद आम आदमी को न्याय क्यों नहीं मिल पाता? क्यों अदालतों में सालों साल मुकदमे चलते रहते हैं, लेकिन सच और इंसाफ अक्सर कहीं खो जाता है? क्या समस्या कानून में है या न्याय हमारे समझ में नहीं है? देखिए, बात सिर्फ कानून और न्याय की नहीं है। कानून और न्याय ये दोनों एक ही चीज नहीं है। कानून किताब में लिखा हुआ नियम है और न्याय जीवन में महसूस किया गया सत्य है। कानून कहता है अपराध के लिए सजा दो, न्याय पूछता है क्या इस सजा से समाज में संतुलन और शांति लौटेगी? कानून कहता है हक दिखाओ, सबूत दो, न्याय पूछता है अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है लेकिन सच है तब क्या? सोचिए, जब कोई किसान अपने खेत के झगड़े के लिए अदालत जाता है और उसका मुकदमा 20 साल चलता है, क्या यह न्याय है? जब कोई औरत घरेलू हिंसा से लड़ने अदालत जाती है लेकिन तारीख पर तारीख ही मिलती है, क्या यह न्याय है? जब निर्दोष लोग जेल में सालों साल बंद रहते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका केस धीमा है, क्या इसे हम न्याय कह सकते हैं? तो असली सवाल यह है, क्या कानून न्याय देता है या कानून सिर्फ व्यवस्था बनाए रखने का एक औजार है? अगर कानून पर्याप्त होता तो न्यायालयों के दरवाजे हमेशा भरे हुए क्यों रहते? अगर कानून ही न्याय है तो दुनिया भर में इतने निर्दोष लोग क्यों पीड़ित हैं? आज हम इसी गहरे सवाल की तह में जाएंगे। हम समझेंगे कि कानून और न्याय के बीच असली अंतर क्या है। हम देखेंगे कि क्यों अदालतें अक्सर केवल केस जीतने हारने का खेल बन जाती है, और हम तलाश करेंगे एक वैकल्पिक सोच, एक धारणात्मक मॉडल जिसे हमारी परंपरा न्याय कहती है, ना कि केवल न्यायालय। तो तैयार रहिए, यह चर्चा सिर्फ कानून की नहीं होगी, यह चर्चा न्याय, समाज और हमारे भविष्य की होगी। जब हम लॉ शब्द बोलते हैं तो उसकी जड़ें कहां से आई हैं, और जब हम न्याय बोलते हैं तो उसकी जड़ें कहां से आई हैं? क्या ये दोनों सिर्फ अलग भाषाओं के शब्द हैं या इनके पीछे पूरी की पूरी सभ्यताएं खड़ी हैं? पश्चिमी सभ्यता में कानून की शुरुआत रोमन लॉ से शुरू होती है। वहां कानून का मतलब है लिखित नियम। बाद में यूरोप और अमेरिका में कानून का आधार बन गया कॉन्ट्रैक्ट और राइट्स। मतलब क्या कि हर चीज को कागज पर लिखो, नियम बना दो और फिर उसी के हिसाब से चलो। वहां न्याय का मतलब हो गया कानून के अक्षर का पालन। इसलिए अगर कोई बात न्याय या कानून में लिखी नहीं है तो वह न्याय के दायरे से बाहर है। वहां का न्याय अदालत की किताब पर निर्भर है, ना कि समाज की आत्मा पर। अब भारत में आइए, यहां न्याय को सिर्फ कानून से नहीं जोड़ा गया, यहां न्याय का मतलब है धर्म से जुड़ा था। हमारे ग्रंथ कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करने वाला ही सुरक्षित रहता है। यहां धर्म का मतलब किसी एक धर्म से नहीं, धर्म का मतलब है संतुलन, व्यवस्था, कर्तव्य और सत्य। भारतीय न्याय दर्शन में कानून सिर्फ एक औजार है, पर न्याय का मूल काम है समाज में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखना। इसलिए राजा या न्यायाधीश का काम केवल कानून पढ़ना नहीं था, उसका काम था परिस्थिति देखकर न्याय संगत निर्णय देना। उदाहरण के तौर पर, पहला पश्चिमी दृष्टिकोण, अगर अनुबंध में लिखा है कि किसान समय पर टैक्स नहीं देगा तो उसकी जमीन जब्त हो जाएगी, तो जज कहेगा लिखित है इसलिए जमीन जब्त होगी। भारतीय दृष्टिकोण में भारतीय न्याय परंपरा पूछेगी किसान टैक्स क्यों नहीं दे पाया? क्या बाढ़ आई थी? क्या फसल खराब हुई थी? अगर हां तो राजा का माफ कर सकता था, क्योंकि न्याय का मतलब था संतुलन। इन दो में मुख्य अंतर क्या था? इसमें मुख्य अंतर था, पश्चिमी कहता था लॉ का मतलब है रूल्स, भारत कहता है न्याय का मतलब है न्याय, धर्म और सत्य। यही वजह है कि हमारे यहां लोग अदालत को न्यायालय कहते हैं, कानून घर नहीं, क्योंकि लोगों की उम्मीद कानून से नहीं न्याय से होती है। लेकिन आज की विडंबना यह है
कि हमारे न्यायालय भी अब सिर्फ कानून घर बनकर रह गए हैं। तो सवाल उठता है, अगर पश्चिमी सोच कानून को केवल लिखित नियमों तक सीमित रखती है और भारतीय सोच न्याय को धर्म और संतुलन से जोड़ती है, तो हमारी आधुनिक अदालतें किस रास्ते पर चल रही हैं? क्या वे भारतीय परंपरा के न्याय की ओर है या पश्चिमी लॉ की नकल बनकर रह गई हैं? हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि अदालत ही न्याय का घर है, लेकिन सच यह है कि अदालत और न्याय एक ही चीज नहीं है। अदालत एक प्रक्रिया है, न्याय एक परिणाम है, और कई बार प्रक्रिया और परिणाम का रिश्ता उतना सीधा नहीं होता जितना हम सोचते हैं। तो जानते हैं अदालत की भूमिका, प्रोसेस वर्सेस पर्पस। अदालत का काम है कानूनी नियमों के हिसाब से विवाद को हल करना। वह देखती है कि कानून की धारा, सबूत, गवाह, तकनीकी प्रक्रिया सब पूरे हो रहे हैं या नहीं। लेकिन सवाल यह है, क्या कानून का पालन अपने आप न्याय को जन्म देता है? उदाहरण के तौर पर, अगर कोई अपराधी तकनीकी गलती की वजह से बरी हो जाए तो अदालत ने कानून का पालन किया, लेकिन क्या समाज के लिए न्याय है? शायद नहीं। तो जानते हैं न्याय का आयाम क्या है। न्याय सिर्फ जीतने हारने की कहानी नहीं है, यह है समाज में संतुलन बहाल करना, पीड़ित को सम्मान देना, अपराधी को सुधारना या दंडित करना, और लोगों का कानून पर विश्वास बनाए रखना। लेकिन हमारे एडवर्सरियल सिस्टम में मामला जीतने या हारने तक सीमित हो गया है। वकील और क्लाइंट सोचते हैं केस जीता या हारा, जबकि असली सवाल होना चाहिए, क्या न्याय हुआ? अदालत क्यों न्याय से अलग हो जाती है? तकनीकी प्रक्रिया में देरी, तारीख पर तारीख, अपील दर अपील, अक्सर न्याय की भावना फाइल में दब जाती है। भाषा और पहुंच, आम आदमी अदालत की भाषा, कानूनी अंग्रेजी, जटिल तर्क समझ ही नहीं पाता। न्याय आम आदमी से दूर हो जाता है। तो जानते हैं फॉर्मलिज्म बनाम रियलिज्म। अदालत कहती है हम कानून के हिसाब से चलें, लेकिन न्याय कहता है परिस्थिति और समाज के हिसाब से सही करो। यही डिस्कनेक्ट है। तो अब हम जानते हैं भारतीय दृष्टिकोण, अदालत बनाम न्याय। भारतीय परंपरा में न्याय हमेशा धर्म से जुड़ा रहा। राजा या पंचायत का काम था समझदारी से विवाद हल करना, ताकि समाज का संतुलन बना रहे। वहां सवाल यह नहीं होता था कि कौन जीता कौन हारा, बल्कि यह कि समाज का ताना बाना टूटा या जुड़ा। यह दृष्टिकोण अदालत से बड़ा था। उदाहरण के तौर पर, कानूनी न्याय बनाम वास्तविक न्याय। मान लीजिए एक जमीन का झगड़ा है, अदालत ने 20 साल बाद फैसला दिया, कागज पर मालिक तय हो गया, लेकिन इन 20 सालों में रिश्तेदार दुश्मन बन गए, गांव बट गया, बच्चों की शिक्षा छूट गई, कागजी न्याय मिला पर वास्तविक न्याय गायब। तो जानते हैं कि क्यों फर्क समझना जरूरी है। अगर हम अदालत को ही न्याय मान लेंगे तो हम प्रक्रिया से संतुष्ट हो जाएंगे, चाहे परिणाम अन्यायपूर्ण ही क्यों ना हो। लेकिन अगर हम न्याय और अदालत में फर्क समझ लेंगे तो हम सुधार की मांग करेंगे। तेज फैसले, मध्यस्थता और पंचायत जैसे मॉडल, रेस्टोरेटिव जस्टिस जोड़े ना कि तोड़े। तो असली सवाल यह है कि जब अदालत और न्याय का रिश्ता इतना जटिल है, तो क्या हमारे पास ऐसे मॉडल हैं जो अदालत के बिना भी न्याय दे सकते हैं? उत्तर है हाँ। भारत की परंपरा में मध्यस्थता और पंचायत ऐसे ही मॉडल रहे, और अब समय है उन्हें फिर से आधुनिक रूप में सामने लाने का। अगर हम न्याय को केवल अदालतों और कानून तक सीमित कर दें तो हम उसकी असली ताकत को समझ ही नहीं पाएंगे। अदालत कानून लागू करती है, लेकिन समाज में न्याय का अनुभव केवल तभी पैदा होता है जब समुदाय समझदारी और नैतिक जिम्मेदारी जुड़ जाए। भारत में सदियों से पंचायत और मध्यस्थता यही काम करती रही है। गांव गांव में व्यवस्था विवादों को सिर्फ कानूनी नियमों के आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन और रिश्तों की मरम्मत के आधार पर सुलझाती थी। सोचिए, अगर दो किसान जमीन को लेकर झगड़ रहे हैं, अगर मामला अदालत में जाता है तो सालों लग सकते हैं, लेकिन पंचायत में बुजुर्ग और समझदार लोग दोनों पक्षों को बैठाते हैं, चर्चा करते हैं और समाधान सुझाते हैं। वह देखेंगे कि पानी और भूमि का संतुलन कैसे रखा जाए ताकि कोई पक्ष अन्याय महसूस ना करे। नतीजा, झगड़ा खत्म, रिश्ते बच गए और समाज में विश्वास बना रहा। मध्यस्थता और पंचायत में निर्णय सिर्फ हार जीत के लिए नहीं होते। यह देखना होता है कि समाज संतुलित बना रहे, कि भविष्य में भी लोग साथ रह सके। आधुनिक अदालतों और भारतीय पंचायत के बीच फर्क बड़ा साफ है। अदालत का मतलब है नियम, प्रक्रिया और हार या जीत।
पंचायत का मतलब है न्याय, सामाजिक संतुलन और रिश्तों की मरम्मत। अदालत कानून का पालन अनिवार्य करती है, नैतिकता होती है ऑप्शनल। पंचायत में नैतिक जिम्मेदारी मुख्य होती है, कानून सहायक होता है। आज भी हमें इसके आधुनिक रूप देखने को मिलते हैं। कॉर्पोरेट विवादों में मीडिएशन, कंपनियां अदालतों में झगड़े की बजाय समझौते करती है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, सिविल डिस्प्यूट्स में भी यही होता है। रेस्टोरेटिव जस्टिस प्रोग्राम्स, युवा अपराधियों को सुधारने पर ध्यान, समाज में भरोसा बहाल करना। मुख्य संदेश यही है, अदालत नियम लागू करती है, लेकिन पंचायत और मध्यस्थता न्याय अनुभव कराते हैं। न्याय केवल कानून के पालन से नहीं आता, न्याय तब आता है जब समाज, संस्कृति और नैतिक जिम्मेदारी एक साथ जुड़ते हैं। तो अगला सवाल यह है कि जब पंचायत और मध्यस्थता समाज में न्याय लाने में सक्षम है, तो क्या हम इस मॉडल को संविधान और आधुनिक प्रणाली के साथ जोड़ सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। अगले भाग में हम देखेंगे कि धर्म और संवैधानिक ढांचा और समाज की चेतना मिलकर कैसे न्याय को साकार कर सकते हैं। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं, कानून अकेला न्याय कैसे सुनिश्चित कर सकता है? अदालत कानून के दायरे में काम करती है, लेकिन क्या वह अंतरात्मा और नैतिक जिम्मेदारी पैदा कर सकती है? नहीं। न्याय केवल अदालत में सजा देने या आदेश देने से नहीं आता। यह तब आता है जब समाज, संस्कृति और नागरिक चेतना अपने आप में न्याय स्थापित करे। सोचिए, गांव की पंचायत यह केवल कानून लागू नहीं करती, बल्कि लोगों के बीच विश्वास, रिश्ते और सामुदायिक संतुलन बहाल करती है। माता पिता, बुजुर्ग और समाज के प्रतिष्ठित लोग बैठते हैं, विवाद का कारण समझते हैं और समाधान सुझाते हैं। यह समाधान कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता, पर इसका असर अधिक स्थायी और न्याय संगत होता है। कॉर्पोरेट दुनिया में भी यही मॉडल दिखता है। कंपनियां अदालत की बजाय मध्यस्थता का विकल्प चुनती हैं। इसका कारण क्या है? समझौता केवल कानून नहीं, बल्कि विश्वास और दीर्घकालीन रिश्तों पर आधारित होता है। युवा अपराधियों के लिए रेस्टोरेटिव जस्टिस प्रोग्राम्स यह सिद्ध करते हैं कि न्याय केवल सजा देने से नहीं, बल्कि पुनर्स्थापन और सुधार से आता है। अदालतें सीमित हैं, वे केवल नियम लागू कर सकती हैं, लेकिन नागरिक समाज, नैतिक शिक्षा और सांस्कृतिक व्यवहार यही न्याय को जीवित बनाते हैं। भारत में इस तृतीय प्रणाली का लंबा इतिहास है। पुरानी सभाएं और समितियां वे विवादों को केवल नियमों के आधार पर नहीं, बल्कि नैतिकता, तर्क और सामाजिक संतुलन के आधार पर सुलझाती थी। महाभारत में राजधर्म का विचार है। राजा के कर्तव्य केवल कानून के पालन तक सीमित नहीं थे, उन्हें न्याय, नैतिकता और समाज के भले के लिए काम करना होता था। आज का मुख्य संदेश यही है, अदालत केवल कानून के रखवाले हैं। न्याय को समाज, नागरिक चेतना और नैतिकता द्वारा महसूस किया जा सकता है। अगर हम केवल अदालतों पर निर्भर रहेंगे तो समाज में न्याय का अनुभव अधूरा रहेगा, लेकिन अगर हम नागरिक समाज, मध्यस्थता, पंचायत और नैतिक चेतना को जोड़ दें तो न्याय एक जीवित अनुभव बन जाता है। अगले भाग में हम कानून से प्रेरित न्याय के वास्तविक उदाहरण देखेंगे, कैसे गांधी जी का सत्याग्रह, पंचायत व्यवस्था और आधुनिक रेस्टोरेटिव जस्टिस मॉडल हमें सिखाते हैं कि न्याय केवल कानून नहीं, यह विश्वास, जिम्मेदारी और समाज की चेतना का परिणाम है। अब हम देखेंगे कुछ वास्तविक उदाहरण, क्या न्याय केवल कानून से नहीं, बल्कि नैतिकता, विश्वास और सामाजिक समझ से आया। पहला उदाहरण है गांधी जी का सत्याग्रह। ब्रिटिश राज के तहत कानून पूरी तरह असहाय था, लेकिन गांधी ने दिखाया कि नैतिक अधिकार और अहिंसा की शक्ति कानून को पार कर सकती है। कानून वही रहा, पर न्याय हुआ। लोगों ने समझा कि सही क्या है और सामूहिक चेतना ने बदलाव लाया। दूसरा उदाहरण है गांव की पंचायतें और स्थानीय शासन। किसानों, परिवारों और व्यापारियों के बीच विवादों को अदालत की बजाय पंचायतों ने सुलझाया। कानून केवल एक निर्देश नहीं था, समाज ने नैतिकता, समझौते और सामूहिक बुद्धि के आधार पर न्याय सुनिश्चित किया। यह न्याय अधिक स्थायी, अधिक स्वीकार्य और अधिक संतुलित था। तीसरा उदाहरण है अन्य देशों में रिस्टोरेटिव जस्टिस प्रोग्राम। वहां अपराधियों और पीड़ितों के बीच संवाद स्थापित किया जाता है। सजा देने की बजाय पुनर्स्थापन पर जोर दिया जाता है। समाज में विश्वास बहाल होता है। कानून परिणामों को लिखता है, लेकिन नैतिक भागीदारी प्रक्रिया को जीवित बनाती है। चौथा उदाहरण है मध्यस्थता प्रोग्राम्स। कानूनी प्रक्रिया मौजूद है, लेकिन प्राथमिकता न्याय और सामाजिक समरसता पर है।
लोग नियमों का पालन करते हैं पर रिश्तों और विश्वास की बहाली सर्वोपरि। अब सोचिए, क्या आपका कानूनी ढांचा केवल नियमों पर आधारित होकर यह परिणाम ला सकता है? क्या बिना नैतिक दिशा और नागरिक चेतना के न्याय संभव है? जवाब है शायद नहीं। मुख्य संदेश यही है, कानून आवश्यक है, लेकिन न्याय का अनुभव उससे परे है। सच्चा न्याय तभी संभव है जब समाज, नैतिकता और विश्वास एक साथ काम करे। अगले भाग में हम भारतीय संविधान और धर्म के सिद्धांतों का न्याय में एकीकृत रूप देखेंगे। कैसे हमारी संविधान ने कानून में ही नैतिकता, विविधता और नागरिक कर्तव्य को स्थान दिया है। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की उस विशिष्ट बुद्धिमत्ता की जिसने धर्म के सिद्धांतों को कानून में ही समाहित कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता और कानूनी बहुलवाद की। आर्टिकल 25 से 30 यह कानून केवल धार्मिक आजादी नहीं देते, यह सांस्कृतिक अधिकार और अल्पसंख्यक सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं। मतलब आप अपनी आस्था का पालन कर सकते हैं, अपनी संस्थाएं चला सकते हैं और फिर पूरी तरह भारतीय नागरिक रह सकते हैं। यह वही धर्म है जिसे कानून में रूपांतरित किया गया ताकि विभिन्न पहचानें बिना टकराव के साथ जीवित रह सकें। फिर है निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। यह सीधे कानून लागू होने वाले कानून नहीं है, पर यह राज्य को नैतिक दिशा देते हैं। केंद्रीय और राज्य सरकार को याद दिलाते हैं कि शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में न्याय कैसे सुनिश्चित करना है। कानून केवल आदेश देता है, यह नैतिक मार्गदर्शन देता है कि समाज में न्याय कैसे जिया जाए। अगला है संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर। केंद्रीय सत्ता पूरे राष्ट्र की एकता बनाए रखती है, स्थानीय स्वायत्तता, विविधता का सम्मान करती है। संतुलन, समरसता और व्यवहारिक धार्मिक शासन, यही असली जादू है। यह ध्यान देने योग्य है कि अनलाइक फ्रेंच सेक्युलरिज्म, जो धर्म को सार्वजनिक जीवन से मिटाने की कोशिश करता है, और अनलाइक अमेरिकन लिबरलिज्म, जो कभी कभी धर्म को राजनीति में हावी होने देता है, भारत का मॉडल अधिकार, कर्तव्य और बहुलता और नैतिक मार्गदर्शन के बीच यही सही संतुलन बनाता है। यही कारण है कि भारतीय कानून जटिल है, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषीय समाजों के लिए वैश्विक मॉडल बन सकता है। हमारे पास केवल नियमों का संग्रह नहीं है, हमारे पास नैतिकता और समाज को जोड़ने की प्रणाली है। अगले भाग में हम देखेंगे कि न्याय को आधुनिक कानूनी अभ्यास में लागू किया जा सकता है और कैसे न्याय को केवल कानून से अधिक जीवंत और सहभागितापूर्ण बनाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि न्याय को केवल कानून के पालन से आगे कैसे ले जाया जाए, यानी कैसे न्याय को आधुनिक कानूनी अभ्यास में वास्तविक जीवन में उतारा जाए। पहली बात, न्यायाधीश और वकील या केवल प्रक्रियात्मक अनुपालन तक सीमित नहीं रह सकते। हमें यहाँ देखने की जरूरत है कि निर्णय संदर्भ, नैतिकता और समाज के मूल्यों के आधार पर लिए जाए। कानून केवल सीमा तय करना है, न्याय में समझ, विवेक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण शामिल होना चाहिए। दूसरी बात, शिक्षा। हमारे कानून और नागरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में इन विषयों को शामिल करना जरूरी है। कानून का दर्शन, धार्मिक नैतिकता, सहभागी विवाद समाधान के तरीके। इसका मतलब है कि हमारे युवा वकील और न्यायाधीश केवल नियम नहीं जानेंगे, बल्कि समझेंगे कि न्याय का वास्तविक उद्देश्य क्या है। तीसरी बात, वैकल्पिक विवाद समाधान, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। स्थानीय और कॉर्पोरेट स्तर पर मध्यस्थता और पंचायत को बढ़ावा देना। युवा और समुदाय के लिए पुनर्स्थापित न्याय, रेस्टोरेटिव जस्टिस कार्यक्रम लागू करें। लक्ष्य केवल कानूनी आदेश देना नहीं, बल्कि विश्वास और सामाजिक समरसता को बहाल करना होना चाहिए। चौथी बात, जनता की भागीदारी। नागरिकों को केवल अधिकार नहीं, बल्कि कर्तव्य और जिम्मेदारियों का भी एहसास होना चाहिए। नागरिक नैतिकता अभियान, जलवायु, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी पहल, ये सभी धर्म के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित हो। इस प्रकार न्याय बनता है डायनेमिक, सहभागी और जीता जागता, सिर्फ कागजों और नियमों तक सीमित नहीं। आगे के भाग में हम देखेंगे कि कैसे अधिकार और कर्तव्य के बीच संतुलन से वास्तविक न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है, क्योंकि अधिकार बिना कर्तव्य के केवल हक की भावना और कर्तव्य बिना अधिकार के तानाशाही है। अब हम अपने विचारों को अंतिम रूप देते हैं। अधिकार और कर्तव्य, यह दो पक्ष हैं जिनके संतुलन के बिना न्याय संभव है। पहली बात, अगर अधिकार है पर कर्तव्य नहीं, तो समाज में केवल हक की भावना पैदा होती है। लोग केवल मांगते हैं, जिम्मेदारी नहीं उठाते।
ऐसे समाज में विश्वास और सामंजस्य टूट जाते हैं। दूसरी बात, अगर कर्तव्य है पर अधिकार नहीं तो यह तानाशाही की ओर ले जाता है। लोग जिम्मेदार हो सकते हैं लेकिन उनके हित और सुरक्षा का कोई संरक्षण नहीं होता। भारत का ढांचा इसे संतुलित करता है। मौलिक अधिकार प्लस मौलिक कर्तव्य, यह दोनों मिलकर नागरिकों को सशक्त और जिम्मेदार बनाते हैं। सिर्फ कानून नहीं बल्कि नैतिक शासन और धर्म आधारित नेतृत्व सुनिश्चित होता है। सोचिए, आपके समाज में अधिकार और कर्तव्य कितने संतुलित हैं। क्या कानून केवल अनुपालन करवा रहे हैं या समाज में भरोसा, सम्मान और विश्वास भी बहाल कर रहे हैं। जब धर्म कानून को मार्गदर्शन देता है और कानून धर्म की रक्षा करता है, तब हम पहुंचते हैं सच्चे न्याय तक। याद रखें, कानून केवल शासन करता है, न्याय उससे ऊपर उठता है। न्याय के लिए विवेक, धर्म और नागरिक जिम्मेदारी आवश्यक है। भारत का कानूनी ढांचा एक मॉडल है जिसमें नैतिकता और शासन का संयोजन संभव है। यह केवल नियमों की किताब नहीं है बल्कि एक जीवित दृष्टिकोण है। यह सिर्फ एक नियमावली नहीं, यह एक जीवित दृष्टि है, कानून से परे न्याय। हमने आज देखा कि कानून केवल शासन करता है लेकिन न्याय उससे ऊपर उठता है। कानून केवल समाज में न्याय नहीं ला सकता, न्याय के लिए जरूरी है धर्म, विवेक और सामाजिक जिम्मेदारी। भारत का मॉडल यही सिखाता है। यह दिखाता है कि अधिकार और कर्तव्य, कानून और नैतिकता, विविधता और एकता सब मिलकर समाज को स्थिर और न्यायपूर्ण बना सकते हैं। सोचिए, क्या हम अपने समाज में केवल नियमों का पालन करवा रहे हैं या हम न्याय का अनुभव, भरोसा और सामाजिक सामंजस्य भी बना रहे हैं। यह सवाल सिर्फ कानून के लिए नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए है। अगर हम चाहते हैं कि भारत और दुनिया में सच्चा न्याय जीवित रहे तो हमें सिर्फ कानून बनाने की नहीं बल्कि धर्म और नैतिकता के साथ कानून को जीने की कला सीखनी होगी। इस चैनल पर हम यही करते हैं, कानून, न्याय और सभ्यता के बीच के गहरे संबंधों का समझते हैं। हम दिखाते हैं कि कैसे इतिहास, दर्शन और आज का संविधान मिलकर हमारे लिए न्याय की दिशा निर्धारित कर सकता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो चाहते हैं कि न्याय सिर्फ नियमों तक सीमित ना रहे बल्कि जीवन में वास्तविकता बन जाए। हमारी अगली कड़ी में हम देखेंगे न्याय इन प्रैक्टिस, कोर्ट के बाहर न्याय को कैसे जीवित किया जाए, यानी कैसे भारत के कानूनी और नैतिक ढांचे समाज और समुदाय को सशक्त और न्यायपूर्ण बना सकते हैं। याद रखें, यह चैनल सिर्फ कानूनी विचारों के लिए नहीं है, यह एक सभ्यता बनाने के लिए है जहां कानून, नैतिकता और न्याय साथ साथ चलते हैं। मैं हूं अमोद बिधूड़ी और मैं आपको आमंत्रित करता हूं, हमारे साथ जुड़े, सच में न्याय को पीछा करेंगे भारत में और दुनिया में। धन्यवाद।